रीबर्थ ऑफ माफिया किंग एपिसोड 17। वंश घुटनों के बल खड़ा हो जाता है और सिया के पीछे के भाग को अपने आगे टच कर लेता है। सिया घबराई हुई आधी ऊपर आधी नीचे लेटी हुई थी। वंश अपना हाथ अपने नीचे लेकर जाता है और सिया के अंदर इंसर्ट करता है। सिया के अंदर थोड़ा सा ही इंसर्ट होता है कि सिया को बहुत दर्द होता है और वो अपने मुंह में हाथ रख लेती है। वंश अभी एक बार में ही सिया के अंदर इंसर्ट कर देता है और सिया की एक गहरी चीख निकल आती है। वंश पीछे से धक्के दे रहा था और सिया पूरी हिल रही थी। वंश अब अपनी स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ाता है और पूरा अंदर करते जाता है। जोर जोर से करने की वजह से या पूरी हिल रही थी और उसके लटके हुए ब्रेस्ट वो भी स्पीड में खेल रहे थे। वंश अपने एक हाथ से सिया का ब्रेस्ट पकड़ लेता है और उसे दबाना शुरू करता है। धीरे धीरे वंश अपने दोनों हाथ सिया के ब्रेस्ट पर रख देता है और उन्हें दबाने और हिलाना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद वंश अपना बाहर निकालता है तो सिया को चैन मिलता है। वंशिका को सीधा लिटा देता है और सिया के पैरों को दूर करके अपना मुंह डाल लेता है। सिया नीचे पूरी गीली हो चुकी थी पर वंश अभी भी नहीं रुकता। वो अपनी जिप से सिया को नीचे हिलाना शुरू करता है जिस वजह से सिया को बहुत गुदगुदी होती है। थोड़ी देर बाद वंश होता है और वॉशरूम चला जाता है। वंश क्लीन करके थोड़ी देर बाद वापस आता है और सिया के साथ लिपट कर सो जाता है। इतनी देर इंटीमेट होने के बाद दोनों को बहुत गहरी और मीठी नींद आ जाती है। दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो जाते हैं। सुबह 7 बजे शीला का अलार्म बजता है और दोनों की आंख खुल जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें कल रात का एहसास होता है। सिया शर्मा जाती। वंश, ये तो बस शुरुआत है मेरी जान। हम 15 दिन के हनीमून पर जा रहे हैं और 15 दिन में तुम्हें कपड़े नहीं पहनना दूंगा। सारा दिन और सारी रात बस खाता ही रहूंगा। वंश सिया के माथे पर किस करता है और उसके बाद उसके निप्पल को शक करने लगते हैं। जैसे ही वंश सिया निप्पल पर आता है तो सिया का हाथ अपने आप वंश के बालों में पहुंच जाता है। वो उसके बालों को सहलाने लगती। वंश सिया के निप्पल छोड़ता है और उसे गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है। वंश जैसे जैसे गोद में उठाता है तो सिया की आह निकल जात। वंश, अभी दर्द हो रहा है पर धीरे धीरे तुम्हें मेरी आदत हो जाएगी। वंश सिया को वॉशरूम में ले जाकर गर्म पानी से भरे हुए बाथटब में डाल देता है और खुद भी उसमें जाकर बैठ जाता है। दोनों नहाकर वॉशरूम से बाहर निकलती है और वंश सिया को कपड़े पहनना देता है। वंश तैयार होकर खड़ा था। वंश, जान, मैं नीचे जाकर सबको बता देता हूँ कि हम दोनों 15 दिन के लिए जा रहे हैं। तब तक तुम हम दोनों के थोड़े से कपड़े रख लो, बाकी तो हम स्विट्जरलैंड से खरीद लेंगे। सिया अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। सिया एक बड़ा सा ट्रॉली बैग निकालती है और उसमें थोड़े कपड़े, वंश के कपड़े और खुद के कपड़े रख लेती है। सिया की नज़र उसकी चॉकलेट और चिप्स पर पड़ती है तो वो झट से थोड़ी चॉकलेट और कुछ चिप्स के पैकेट अपने कपड़ों के बीच रख लेती है। सिया अपना मेकअप बॉक्स और 2 हिल्स भी बैग में रख लेती है। अब सिया अपने बैंड को लगाने लगती है तो वो बैग कुछ ज्यादा ही भर चुका था। सिया बैग की चेन लगाने की कोशिश करती है पर वह बैग लगता ही नहीं। सिया खड़े होकर अपने दिमाग पर उंगली रखती है और सोचने लगती है कि क्या करूं मैं जो ये बैग लग जाए। फिर उसे याद आता है कि क्यों ना मैं बैग पर बैठ जाऊं और उसके बाद चेन लगाऊं। सिया बैग पर बैठ जाती है पर चेन नहीं लगती क्योंकि सिया का वजन इतना नहीं था कि वो बैग दब पाए। सिया हार मानकर बैग पर से उठ जाती है तो उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। सिया जैसे ही रूम के दरवाजे की तरफ मुड़ती है तो सामने उसकी दोस्त रूपाली खड़े होकर हंस रही थी। रूपाली, ये क्या कर रही हो मैडम? क्यों उस बैग की जान लेने पर तुली हुई हो? सिया हंसने की जगह, अगर तू मेरी मदद करेगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा रूपाली। तुझे पता है ना कि हम लोगों की अच्छी फ्लाइट है पर ये बैग है कि लग ही नहीं रहा। रूपाली, अरे तू एक और बैग ले लेना अपने साथ और इसका आधा सामान उसमें रख ले, और वैसे भी तू वहां से शॉपिंग करके लाएगी तो सामान कहाँ रखेगी? थोड़ा खाली बैग लेकर जाओ और वहां से भर कर ले आना। सिया, यार तू तो एकदम सही कह रही है, पता नहीं मेरा दिमाग क्यों नहीं चला। वैसे तू इतनी सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रही है? रूपाली, वो मैं तुझे बाय करने आई थी क्योंकि मैं जा रही हूँ। सिया, कहाँ जा रही है? रूपाली, वह पापा का ट्रांसफर वापस रोहतक में हो गया है तो उन्होंने अब यहीं पर घर ले लिया है, और वैसे भी 20 दिन में मेरी शादी है तो रहने का इंतजाम तो करना ही पड़ता ना, इसलिए पापा ने यहीं पर घर ले लिया है। अब शांति से हम अपने घर में रहकर शादी की तैयारी कर पाएंगे। सिया रूपाली को कस के गले लगा लेते हैं। सिया, अच्छा ठीक है, अभी तू चली जा, पर मैं जैसे ही हनीमून से वापस आऊंगी तब सीधे तेरे घर पर आऊंगी और हम ढेर सारी मस्ती करेंगे, क्योंकि शादी के बाद फिर पता नहीं ऐसी मस्ती कब कर पाएंगे हम। रूपाली सिया से अलविदा लेकर उनके घर से चली जाती है और वंश नीचे सबको ये बता देता है कि हम 15 दिन के लिए हनीमून पर जा रहे हैं।
सिया और वंश घर से निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं और अपना सामान लेकर हॉल में पहुंच जाते हैं। रूपाली सिया से अलविदा लेकर उनके घर से चली जाती है और वंश नीचे सबको ये बता देता है कि हम 15 दिन के लिए हनीमून पर जा रहे हैं। सिया और वंश घर से निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं और अपना सामान लेकर हॉल में पहुंच जाते हैं। वंश ऋषि ये दोनों बाइक्स कार में रखवाओ और हम बस अभी आ रहे हैं। वंश रसिया अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेते हैं और घर से निकल जाते हैं। सिया जिंदगी में पहली बार इंडिया से बाहर कहीं जा रही थी। आज पहली बार सिया वंश के साथ कहीं बाहर 15 दिनों के लिए जा रही है। आज से पहले वो हमेशा अपने पापा और भाई के साथ जाया करती थी। वह सीना का हाथ अपने हाथ में रख लेता है और एयरपोर्ट तक का सफर ऐसे ही तय करता है। सिया बार बार वंश की तरफ देख रही थी। वंश अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कार में जो बीच में पार्टीशन है वो वाली बटन दबाता है। जैसे यह वह पार्टीशन बीच में आ जाता है तो वंश सिया को अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी आंखों में देखकर पूछता है, वंश क्या हुआ? सिया, मैं आपसे पहले कभी भी बिना पापा या फिर बिना भैया के कहीं नहीं गई हूँ, इसीलिए मुझे डर लग रहा है। वंश, मेरे होते हुए भी तुम्हें डर लग रहा है तो फिर क्या मतलब है हम दोनों का जाने का? मैं ऋषि से कहता हूँ गाड़ी वापस घुमा लेते हैं। सिया, नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। वो तो बस आज से पहले मैं कभी बाहर नहीं गई ना, इसलिए ऐसा लग रहा था। मैं जानती हूँ कि मैं आपके साथ सबसे ज्यादा सेफ हूँ और आप मेरे पति है, तो आपसे ज्यादा सेफ जगह तो कोई है ही नहीं ना मेरे लिए। सिया इतना कहकर बस के गले से लिपट जाती है। वो पूरे रास्ते वंश की चेस्ट पर अपना सर रखकर और अपना हाथ उसकी कमर पर रखकर बैठी रहती है। वंश भी सिया की कमर पर हाथ रख लेता है और उसके सर पर केस करके उसे अपनी चेस्ट पर सुला लेता है। वंश सिया के चैन के नीचे अपनी एक उंगली रखता है और उसका मुंह ऊपर कर लेता है। सिया अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वंश उसे किस कर देता है। दोनों ही ऐसे बैठे रहते हैं और कब एयरपोर्ट आ जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। एयरपोर्ट आता है और गाड़ी रुकती है। ऋषि गाड़ी से उतरकर 2 मिनट रुकता है और उसके बाद वंश की कार का डोर खोलता है। वंश उतरता है और उसके बाद सिया के लिए डोर खोलता है और सिया का हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर निकालता है। सिया कार से बाहर आकर इधर उधर देख रही थी क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार एयरपोर्ट देखा था। वह जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर जाती है तो वह देखती है कि कितना बड़ा एयरपोर्ट है और कितना क्लीन है। उसे एयरपोर्ट में हर एक चीज थी, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, कैफे और भी बहुत कुछ किया, बस उन्हें देखते देखते जा रही थी। सिया और वंश हरियाणा के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। यहाँ से उनकी पहले दिल्ली की फ्लाइट है और उसके बाद स्विट्जरलैंड की। वंश, क्या कुछ लेना है? सिया अपने गर्दाना महल आती है और वंश का हाथ कसकर पकड़ लेती है और अपना सर उसके हाथ से चिपकाकर चलने लगती है। वंश के आजू बाजू करीब 15-20 आदमी उन्हें कवर करके चल रहे थे, पर एक की भी आंखें वंशाच्या पर नहीं पड़ती। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उन दोनों को आंख उठाकर देखें। वंश और सिया फ्लाइट की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं और अपना बोर्डिंग पास लेकर प्लेन में चढ़ते हैं। बंद नहीं किया और उसके लिए बिजनेस क्लास की टिकट ली है। इसका मतलब है कि पूरा प्लेन वंश ने सिर्फ सिया और उसके लिए बुक किया है और कोई भी नहीं जो उनके साथ वहां पर हो। सिया देखती है तो उसे आजू बाजू कोई नहीं दिखता। वहां पर 2 एयर होस्टेज आती है और वंश और सिया को सीट बेल्ट कैसे लगाना है ये बताकर चली जाती हैं। वंश, प्लीज आप लोग हमें डिस्टर्ब मत करिएगा, हमें अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे। एयर होस्टेस मुस्कुराकर जी सर कहती हैं और उन्हें इमरजेंसी बटन बताकर वहां से चली जाती है। सिया, इसका मतलब आपने पूरा प्लीज हमारे लिए बुक किया है? कहाँ है? और सिया के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वह अपनी गर्दन नीचे झुकाता है और उससे अकेले उसके पास जाकर रुक जाता है। वंश जैसे ही सिया के मुंह के पास जाता है, सिया अपनी गर्दन पूरी सीट से हटा लेती है। वंश अपनी धीमी आवाज में, वंश, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को कोई डिस्टर्ब करे, इसीलिए मैंने पूरा प्लान बुक किया है। वंश सिया के लिप्स पर बाइट करता है, वापस अपने इस सीट पर आकर बैठ जाता है। फ्लाइट उड़ने के लिए तैयार थी। सिया अपनी आंखें बंद करके भगवान का नाम ले रहे थे। जैसे अनाउंसमेंट होती है कि फ्लाइट उड़ने वाली है, सिया अपनी सीट पर से उठकर वंश की गोद में जाकर बैठ जाती है। सिया वंश के ब्लेजर के अंदर हाथ डाल लेती है और उसके चेस्ट पर अपना चेहरा रखकर छुप जाती है। फ्लाइट उड़ने के लिए तैयार थी। सिया अपनी आंखें बंद करके भगवान का नाम ले रहे थे। जैसे अनाउंसमेंट होती है कि फ्लाइट उड़ने वाली है, सिया अपनी सीट पर से उठकर वंश की गोद में जाकर बैठ जाती है। सिया वंश के ब्लेजर के अंदर हाथ डाल लेती है और उसके चेस्ट पर अपना चेहरा रखकर छुप जाती है। वंश सिया को कसकर पकड़ लेता है। वो समझ जाता है कि सिया घबरा रही है। फ्लाइट उड़ने लगती है। 10 मिनट बाद सिया को एहसास होता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है और अब उसे डर नहीं लग रहा। तब वो वंश को छोड़ देती है, पर वंश अभी उसे छोड़ने के मूड में नहीं था।
सिया जैसे ही वंश को छोड़ती है और उतरने के लिए होती है तो वंश उसे वापस अपनी तरफ खींच लेता है। सिया आहा, क्या कर रहे हो वंश जी, ये हमारा कमरा नहीं है, छोड़िए ना मुझे। वंश हाँ, भले ही हमारा कमरा ना हो पर इसे कमरा बनाने के लिए मैंने मोटी रकम दी है तो उसका फायदा तो मैं उठाऊंगा ही ना। एसएससी, तुम आज बहुत हॉट लग रही हो, ही गुलाबी कलर तुम पर जच रहा है और तुम्हारा ये डोरी वाला ब्लाउज जिस पर मेरी नजर बार बार जा रही है उसे खोलने का मन कर रहा है। और सिया वंश के मुंह पर हाथ रख देती है। सिया, आप बहुत बेशर्म होते जा रहे हो। वंश, अरे मैं मेरी पत्नी के साथ रोमांस कर रहा हूँ और अगर मैं किसी को बेशर्मी लगती हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है तुम्हारे साथ बेशर्मी करने की। वंश अपने बाजू से व्हाइट कलर का ब्लैंकेट उठाता है और सिया के सर से लेकर अपने सर के पीछे करके दबा लेता है। अब सिया और वंश एक ब्लैंकेट के अंदर होते हैं। वंश, अब तो मैं बेशर्मी कर सकता हूँ ना? सिया कोई जवाब दे बस उससे पहले ही सिया की गर्दन को पकड़कर उसका मुंह अपने मुंह के पास ले आता है और एक जोरदार किस करता है। सिया को किस करते हैं वंश के अंदर की आग जल जाती है और वो अपनी जीन्स की चेन और बटन खोल लेता। वंश सिया के ब्रेस्ट के ऊपर हाथ फेरता है पर उसे उसके ब्लाउज के ऊपर से मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वो सिया के ब्लाउज और ब्रा दोनों को एक साथ अपनी उंगलियों से ऊपर कर देता है और सिया के ब्रेस्ट बाहर लटक जाते हैं। वंश बिना देरी किए सिया के ब्रेस्ट को अपने मुंह में भर लेता है जैसे कि वह पेड़ पर लटके हुए किसी फल को मुंह से तोड़ रहा हूँ। सिंघम वंश के सर को सहला रही थी और वह अब अपने घुटनों के बल खड़ी हो गई थी और वंश बिल्कुल सीधा होकर सिया के ब्रेस्ट को चूस रहा था। वंश अपने दूसरे हाथ से सिया के दूसरे ब्रेस्ट के ब्लाउज और ब्रा के ऊपर कर देता है। अब सिया के दोनों ब्रेस्ट लटक जाते हैं। वंश बारी बारी उन्हें एक एक करके शक कर रहा था और अपने हाथों से दबा रहा था। वंश अपनी जीभ से सिया के ब्रेस्ट को हिला रहा था और अपने होठों से काट रहा था। वंश काफी एग्रेसिव हो गया था। वो बिल्कुल भी सब्र नहीं कर पा रहा था। वो सिया की साड़ियाँ ऊपर उठाता है और सिया की पैंटी नीचे कर देता है, उसके बाद अपना बाहर निकालकर सिया को उस पर बिठा देता है। सिया आहे, आउच आउच, बहुत दर्द हो रहा है। ये पूरा नहीं बैठ रही थी क्योंकि वो पूरा सीधा अंदर तक जा रहा था जिस वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। वंश सिया के वेस्ट पर अटैक कर देता है जिस वजह सिया अपना दर्द भूल जाती है। सिया धीरे धीरे अपने पैरों को दूर कर रही थी और पूरा अंदर ले रही थी। सिया धीरे धीरे सहन करना सीख रही थी। सीमा बहुत जोर जोर से हिल रही थी जिसकी वजह से वंश के मुंह से बार बार सिया का ब्रेस्ट निकल जा रहा था। वंश एक हाथ से सिया को पीछे से कमर से पकड़ा हुआ था और एक हाथ से उसके ब्रेस्ट को पकड़कर अपने मुंह में डाल रहा था। कुछ ही घंटों में हरियाणा से दिल्ली पहुंच जाते हैं और वंश और सिया अपने कपड़े पहनकर एक ही सीट पर बैठे हुए थे, एक दूसरे से लिपट कर। फ्लाइट दिल्ली में लैंड करती है। सिया वॉशरूम में जाकर अपना मेकअप टचअप करती है और दोनों दूसरी फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट से चेक इन करते हैं। वंश और सिया बोर्डिंग पास लेकर दूसरी फ्लाइट में बैठते हैं। दूसरी फ्लाइट भी वंश ने पूरी इन दोनों के लिए बुक करी थी और सिया समझ जाती है कि वंश एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे मेरे करीब आने का। सिया वंश का हाथ पकड़े रहती है और बस उसे हाथ पकड़कर दूसरी फ्लाइट में ले जाता है। वहां पर भी उन्हें एयर होस्टेस सीट बताने और सीट पर बिठाकर बैट कैसे लगाना है ये बताकर चली जाती है। वंश यहाँ पर भी उन्हें एयर होस्टेस से वही कहता है जो उसने वहां पर कहा था। सिया वंश का हाथ पकड़े रहती है और बस उसे हाथ पकड़कर दूसरी फ्लाइट में ले जाता है। वहां पर भी उन्हें एयर होस्टेस सीट बताने और सीट पर बिठाकर बैट कैसे लगाना है ये बताकर चली जाती है। वंश यहाँ पर भी उन्हें एयर होस्टेस से वही कहता है जो उसने वहां पर कहा था। सिया जैसे ही सीट पर बैठती है तो उसे फिर से घबराहट होती है। इस बार वो वंश का हाथ कसकर पकड़ लेती है और भगवान का नाम लेती है। फ्लाइट उड़ने लगती है। सिया की घबराहट कम हो जाती है और जैसे ही वंश सिया की तरफ देखता है तो सिया सो गई थी। वंश बाजू में रखा हुआ ब्लैंकेट सिया को उड़ा देता है और सिया को सोते सोते देखने लगता है। वंश, कितनी मासूम है सिया और कितनी प्यारी है। मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं इसे कितना प्यार करता हूँ। मैं इसे कभी अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। वंशाच्या स्विट्जरलैंड लैंड करते हैं। वंश सिया का हाथ पकड़ते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकलता है जहां पर ड्राइवर अपना कार लेकर उन दोनों के लिए खड़ा हुआ था। ड्राइवर वंश को देखकर दौड़कर आता है और उनके हाथ से बैग ले लेता है। वंश और सिया स्विट्जरलैंड पहुंचकर होटल में जाने के लिए कार में बैठ जाते हैं। वंश ने स्विट्जरलैंड में एक पूरा विला खरीद कर रखा है और उस बड़े से वाले में स्विमिंग पूल भी है। सिया पहली बार स्विट्जरलैंड आई थी। वह बस वहां की सड़कों को देख रही थी, गाड़ियों को देख रही थी, वहां के लोगों को देख रही थी। वहां के लोगों का रहन सहन, कपड़े पहनने का तरीका, सब कुछ अलग था। वंश और सिया विला पर पहुंच जाते हैं। या इतने बड़े विले को देखकर हैरान थी। उसकी आंखें उस पूरे विला को देखने के लिए तरस रही थी। सिया, वंश जी, ये पूरा विला हमारा है।
वंश, हाँ ये पूरा वेला हमारा है, तुम जहाँ चाहो जितनी देर चाहो वहाँ घूम सकती हो। सियागंज कहाँ छोड़कर सबसे पहले स्विमिंग पूल के पास जाती है। वह स्विमिंग पूल में अपने पैर डालकर बैठ जाती है। उसने आज तक स्विमिंग पूल नहीं देखा था, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए स्विमिंग पूल देखना भी बहुत बड़ी बात होती है। वंश ड्राइवर से कहकर सारा सामान विला के अंदर रखवा लेता है। वंश ने पहले से ही विले की सफाई करवा ली और उसमें 2 सफाई करने वाले और 2 खाना बनाने वाले हायर कर लिए थे। सिया स्विमिंग पूल के पास 1 घंटे बैठी रहती सिया के पास आता है और उसे गोद में उठा लेता है। सिया शर्मा की अपना चेहरा भैंस की चेस्ट में छुपा लेती है। वंश सिया को गोद में उठाकर ले विले के अंदर ले जाता है, जहां पर सिया को 2 आदमी सफाई करते हुए और 2 खाना बनाते हुए देखते हैं। सिया अपने हाथ पैर झटपट आने लगती है। वंश, अरे क्या कर रहे हो, जान गिर जाओगी, चुपचाप मेरी गोदी में रहो। सिया, वंश जी मुझे छोड़िए, सब देख रहे हैं और अच्छा नहीं लगता सबके सामने ये सब। उतारिए मुझे नीचे। वंश, उन सब के लिए ये सब बहुत नॉर्मल है जान। और ये हमारा हनीमून टाइम है, मैं तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी मुझसे दूर नहीं करूंगा। सिया शर्म से लाल हो रही थी और उससे गुस्सा भी बहुत आ रहा था वंश पर वह कर भी क्या सकती थी, चुपचाप वंश की गोद में बैठने के अलावा। अचानक से सिया के पेट से आवाज आती है, वंश भूख लग रही है ना। सिया अपने फेस पर मासूम सी शक्ल बनाती है और आंखों को एकदम बेचारी बनाकर अपनी गर्दन हाँ मिलाती है। वंश, पर अभी कुछ घंटे पहले तो फ्लाइट में तुमने इतना सब कुछ खाया और इतनी जल्दी पेट खाली भी हो गया। सिया, चॉकलेट और चिप्स में क्या किसी का पेट भरता है। वंश अपनी पॉकेट से फोन निकालता है। इस विलय की जिम्मेदारी उसने जिस इंसान को दी थी उसे फोन करके खाने के लिए कुछ सामान अपने रूम में ही मंगाता है। वंश ने इस घर की जिम्मेदारी टॉम को दी है। टॉम इंडिया से आया हुआ एक इंसान है जिसने यहाँ पर आकर अपना नाम टॉम रख लिया। वंश, टॉम प्लीज कुछ खाने के लिए रूम पर भिजवा दो। वंश और सिया जैसे ही रूम के अंदर पहुंचते हैं तो रूम अंदर से पूरा गुलाब की पंखुड़ियों के साथ सजा हुआ था। बेड पर 2 बतख बनी हुई थी जिनकी चोंच आपस में जुड़ी हुई थी और बेड पर हार्ट से बना हुआ था। सिया कमरे के अंदर चली जाती है, चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ पूरे रूम का देख रही थी। रूम में बालकनी है और बालकनी से बाहर का नजारा बिल्कुल वैसा है जैसा टीवी में दिखता है। सिया उस बालकनी की विंडो को खोलने जाती है तो वह विंडो लॉक थी और लॉक बहुत ऊपर था जिसे सिया का हाथ नहीं पहुंच रहा था। सिया उस लॉक को खोलने के लिए अपनी वीडियो को ऊपर करती है और अपने पंजे के बल खड़े होकर अपना हाथ और ऊपर तक खींचती है, पर फिर भी वह लोग तक नहीं पहुंच पा रही थी। सिया उस लॉक को खोलने के लिए अपनी वीडियो को ऊपर करती है और अपने पंजे के बल खड़े होकर अपना हाथ और ऊपर तक खींचती है, पर फिर भी वह लोग तक नहीं पहुंच पा रही थी। वंश की नजर सिया पर पड़ती है। सिया का गोरा बदन पीछे से और भी हसीन दिख रहा था। सिया ने एक पतली डोरी वाला ब्लाउज पहना था जिसमें से उसकी पूरी पीठ दिख रही थी और ऊपर खींचने की वजह से उसका पल्लू नीचे गिर गया था, जिस वजह से उसकी कमसेन कमर वह वंश को उसकी तरफ खींच रही थी। वंश पीछे से जाकर सिया की पीठ पर किस करने लगता है और उसके पेट को अपने हाथों से पकड़ लेता है। वंश, उफ उफ उफ, ये स्विट्जरलैंड की ठंडी वादियां और तुम्हारा ये हसीन बदन। वंश, इतना क्यों किया कि पीछे से डोरी खींच देता है। एक शिक्षकों की तरफ घुमाकर विंडो के पर्दे क्लोज कर देता है। सिया ने आज बैकलेस ब्लाउज पहना था और इसीलिए उसने ट्रांसपेरेंट कलर की ब्रा पहनी हुई थी। वंश घुटने पर खड़ा हो जाता है और सिया की कमर को अपने हाथों में जकड़कर किस करने लगता है कि अपनी आंखें बंद करके सिसकियां ले रही थी। वंश अपनी जुबान लंबी करके सिया के पेट को चाट रहा था और वह उसकी नाभि पर किस करता है। वंश अपना हाथ सिया की साड़ी पर रखता है और धीरे धीरे उसकी साड़ी निकालते हैं। वंश, आदत डाल लो जान, 15 दिन तक मैं तुम्हें नेकेड ही रखूंगा, ना तुम कपड़े पहन होगी और ना मैं, और नए नए पोजीशन ट्राई करने के लिए रेडी हो जाओ। वंश सिया को ब्रा और पैंटी पर देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता और अपने कपड़े उतार देता। सिया को बेड पर ले जाता है। स्विट्जरलैंड का बेड भी बहुत मक्खन की तरह सॉफ्ट था। उस बेड पर सेक्स करने में अलग ही मजा आता है। वंश सिया के ऊपर जाने ही वाला था कि दौर खटखट आता है। वंश, यार कितने गलत टाइम पर आए हैं, सारा मूड खराब कर दिया। जान तुम वॉशरूम में चली जाओ। सिया वॉशरूम में चली जाती है और वंश टॉवल लपेट लेता है। वह जैसे ही गेट खोलता है तो बाहर एक सब ट्रॉली में खाना लेकर खड़ा हुआ था। वो ट्रॉली अंदर रखकर वंश को झुककर सलाम करके रूम से चला जाता है। वंश रूम का डोर लॉक कर लेता है और सिया को वॉशरूम से आने के लिए आवाज देता है। वंश, जान बाहर आ जाओ। सिया वॉशरूम से अपनी पतली कमर हिलाते हुए बाहर आती है। बेंच उसे देखकर उसके पास जाता है और उसके कान के पास हाथ घुमाते हुए उसके बाल पीछे करता है और उसकी नेक पर किस करने लगता है।
वंश की जीभ जैसी ही सिया की गर्दन पर लगती है, सिया उसकी बाहों में पिघल कर गिर जाती है। सिया अपने हाथ वंश की पीठ पर लेकर जाती है और उसे कसकर पकड़ लेती है। वंश सिया को किस करते करते अपना हाथ सिया की ब्रा पर लेकर जाता है और उसे उतार देता है। ब्रा उतारते ही सिया के दोनों ब्रेस्ट लटक जाते हैं और वंश उन्हें अपने हाथ से मसलने लगता है। वंश अपना हाथ सिया की पैंटी के अंदर डालता है और वो अपनी फिगर बीच में ले जाकर हिलाने लगता है, जिससे सिया सेड्यूस होने लगती है। से अपनी आंखें बंद करके अपनी गर्दन इधर उधर हिलाने लगती है। वंश सिया के कान के पास जाकर अपने गर्म भाव छोड़ते हुए, वंश सेड्यूस मी जान। वंश सिया का हाथ अपने नीचे लेकर जाता है और अपनी अंडरवियर के अंदर डालने को कहता है। सिया घबरा जाते हैं और वंश के चेस्ट से जाकर लिपट जाती है। वंश अपने हाथ से सिया का हाथ पकड़ता है और अपनी अंडरवियर के अंदर डाल देता है। उसके बाद वंश सिया के हाथ से नीचे पकड़ता है। सिया के टच से वंश अपने आप को रोक नहीं पाता और वो टेबल पर जितने भी सामान रखे हुए थे उन्हें अपने हाथों से गिराकर सिया आंखों टेबल पर चढ़ा देता है और सिया की एकता अपने कंधे पर रख लेता है। वंश सिया को टेबल से थोड़ा आगे खींचता है और एक टांग अपने कंधे पर चढ़ाकर अपनी फिंगर उसके अंदर डालकर हिलाता है। कुछ देर बाद वंश सिया को थोड़ा और आगे खींचकर उसे अपने हाथों से कमर पर पकड़कर अंदर डाल देता है। सिया आहे है। सिया को बहुत दर्द होता है, जिस वजह से वह झटका मारती है और वंश का बाहर आ जाता है। फाइनल सिया के नीचे अपनी दो फिगर डाल के अंदर ही लेता है ताकि सिया के अंदर जगह बन जाए। बहुत देर तक सिया के अंदर फिंगर अंदर बाहर करता है। वंश सिया की दोनों टांगों को दूर करके अपने हाथों से ऊपर उठाकर कंधे पर रख लेता है और सिया की कमर को पकड़कर थोड़ा और अपने नीचे के करीब लेकर आता है और अंदर डाल देता है। वंश अब अपनी पूरी एनर्जी के साथ सिया के अंदर डाल रहा था। वो सीधा सिया के अंदर तक जा रहा था, जिस वजह से सिया को बहुत दर्द हो रहा था। कुछ देर तक वंश सिया के साथ टेबल पर इंटीमेट होता और एंजॉय करता है। उसके बाद उसका मन किसी और पोजीशन को ट्राई करने का करता है। वंश सिया को पेट पर ले जाता है और कुछ देर तक वंश सिया के साथ टेबल पर इंटीमेट होता और एंजॉय करता है। उसके बाद उसका मन किसी और पोजीशन को ट्राई करने का करता है। वंश सिया को बेड पर ले जाता है और उसे सीधा लिटा देता है। उसके बाद वंश खुद घुटनों के बल आ जाता है और सिया को कमर से पकड़कर ऊपर की ओर खींचता है। सिया का सर बेड पर था और बाकी की बॉडी टेढ़ी थी, क्योंकि सिया के नीचे का हिस्सा वंश ने ऊपर उठाकर रखा था। वंश सिया के दोनों पैरों के बीच घुटने के बल खड़ा हो जाता है और उसके पैर को पर करके उसे हिप्स के पास पकड़कर उसे ऊपर लेकर आता है और बिना टाइम गंवाए वो अंदर डाल देता है। अंदर जाते ही सिया अपने पैर खींचने लगती है, पर वंश की पकड़ बहुत मजबूत थी, इसलिए सिया अपने पैर नहीं खींच पाती और जैसे ही सिया वापस नीचे होती तो वंश उसके हिप्स पकड़कर वापस ऊपर उठाता और अंदर डाल देता हूँ। वंश का एक हाथ सिया के हिप्स को पकड़ा हुआ था और एक हाथ से आकर ब्रेस्ट को दबा रहा था। वंश अपनी पूरी ताकत से सिया के साथ इंटीमेट हो रहा था और सिया उसकी तो जैसे जान हलक में अटकी हुई थी। सिया, उसे तो बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि वंश कभी उसके ब्रेस्ट को दबाता तो कभी नीचे फिंगर डालता तो कभी कुछ और डालता। उसकी तो बस सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। कुछ देर बाद वंश थक जाता है और थोड़ी देर रेस्ट करता है। वंश सिया को ठाकुर वॉशरूम में जाता है, वहां पर उसे अच्छे से साफ करता है और उसके बाद वह वापस आकर खाने की ट्रॉली सिया के सामने करता है। सिया की नाक में खाने की खुशबू पहले ही जा चुकी थी। जैसे खाना सामने आता है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सिया आहे, क्या खुशबू है खाने की। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है और मुझे कितनी थी उससे भूख लग रही आपको पता है, पर आपको तो सिर्फ मुझे ही खाना है ना। ये खाना तो आपको अच्छा लगता नहीं है, सिया अपना मुंह आड़ा टेढ़ा करके बोलती है। वंश को सिया इस टाइम बहुत क्यूट लग रही थी। वंश सिया के ब्रेस्ट को दबाता है और सिया के ब्रेस्ट को मुंह में भर लेता है। फिर से सिया एकदम चुप हो जाती है और वंश को अपने ब्रेस्ट चूसते हुए देख रही थी। वंश सिया के ब्रेस्ट छोड़ता है और खाना प्लेट में निकालता है। खा लेते हैं। उसके बाद वंश सिया को अपनी बाहों में भर के थोड़ी देर के लिए सो जाता है। रात भी हो जाती है। वंश के शरीर में फिर से हलचल होना शुरू हो जाती है, जैसे कि वो फिर से मूड में आ गया हो सिया के साथ इंटीमेट होने का। वंश अपनी आंखें बंद करे रहता है और अपना हाथ से आके ब्रेस्ट पर जाकर फिरने लगता है। उसके बाद वो सिया को सीधा करता है और फिर अपना हाथ उसके पेट से खेलते हुए नीचे लेकर जाता है। वंश सिया के चेहरे को निहार रहा था, क्योंकि सिया सोते टाइम बहुत सुंदर और मासूम लग रही थी। निम्न में से वंश की तरफ घूम जाती है और उसे एक बच्चों की तरह पकड़कर चिपक कर सोती है। वंश सिया को वापस सीधा करता है और सिया के ऊपर आकर उसे किस करना चालू कर देता है। वंश की नज़र सबसे पहले सिया के पृष्ठ पर पड़ती है और वह उसके ब्रेस्ट को धीरे से अपने मुंह में रख लेता है और एक बच्चे की तरह सक करने लगता है।
सिया को पता ही नहीं चलता कि कब वंश सिया के ऊपर आ जाता है और कब उसके बदन को किस करने लगता है। वंश धीरे धीरे सिया के नीचे जाता है और धीरे से सिया के पैरों को दूर करके अपने हाथ से सिया के नीचे पकड़ता है और 2 उंगलियों से दूर करके अपनी जीभ नीचे से ऊपर तक लेकर आता है। सिया की नींद खुल जाती है और वो अपनी थकी हुई आंखों से देखती है तो उसके ऊपर वंश था। सिया, वंश जी कितनी रात हो गई है और मैं भी बहुत थक गई हूँ, मेरा पूरा बदन टूट रहा है। बस करिए ना, वंश जान, बस एक बार राउंड प्लीज। और इस बार हम फिर से नई पोजीशन ट्राई करेंगे, तुम्हें बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी। धीरे धीरे तुम्हें इन सब चीजों की आदत हो जाएगी। वंश की बात सुन के अपनी आंखें थोड़ी छोटी छोटी कर लेती है क्योंकि उसे पता है कि आप फिर से उसे दर्द होने वाला है और एक राउंड का मतलब है कि 1 घंटे लगातार उस दर्द को झेलना। वंश वापस नीचे जाने लगता है और हाथों की 2 फिंगर सिया के नीचे लेकर जाता है और उससे सिया के नीचे खोलकर अपनी फिंगर अंदर डाल देता है। जैसे ही फिंगर अंदर रहती है, सिया अपनी टांगों को दूर कर लेती है ताकि फिंगर को अंदर जाने में कोई दिक्कत ना हो और उसे दर्द कम हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।